17 साल पुरानी भूल भारत को किस तरह भारी पड़ रही है, इसका जवाब पंजाब के पठानकोट आतंकी हमले से मिल गया। खुफिया एजेंसी के मुताबिक पठानकोट आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है और जैश-ए-मोहम्मद का सरगना है मौलाना मसूद अजहर, जिसे हिंदुस्तान के शिकंजे से छुड़ाने के लिए 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का प्लेन 5 आतंकियों ने मिलकर हाईजैक कर लिया था। मजबूर होकर केंद्र सरकार को मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था और आज उसी आतंकी मसूद अजहर ने पठानकोट को दहला दिया। नहीं, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि आतंकवादी हमला है, और इन आतंकवादी वारदात तो आतंकवादी वारदात होती है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सेना के जवान, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, जो पंजाब पुलिस वगैरह म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बनाकर पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। We have a credible information about this group being sponsored by some elements from across the border. इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये साफ हो चुका है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करें, आइए आपको सुनाते हैं। इरादों को उगते ही खत्म करने की वो ताकत रखते हैं और देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं उन जाबाज जवानों को बधाई देता हूं, उन सुरक्षा बलों का अभिनंदन करता हूं, और ऐसे समय राष्ट्र का आत्मविश्वास, राष्ट्र का धैर्य और राष्ट्र की एकता एक स्वर में राष्ट्र से बोलता है तो दुश्मन के हौसले नष्ट हो जाते हैं। उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और ये नॉलेज रिसोर्स सेंटर 21वीं सदी में हमें नई ताकत दे, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जो इस आतंकी हमले पर भी बात कर रहे थे, किसी कार्यक्रम में शामिल थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने आतंकी हमले पर बोलते हुए कहा कि देश के जो जवान हैं वो सुरक्षा करने में सक्षम हैं, देश की जो सेना है वो सक्षम है इस किसी भी तरह के आतंकी हमले से निपटने में। इस तमाम हालात से जो आज हालात पैदा हुए हैं, पंजाब में 6 महीने में दूसरा आतंकी हमला है, लेकिन ये तमाम हालात क्या सवाल खड़े करते हैं, उन सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल, पंजाब में 6 महीने में दूसरा आतंकी हमला क्या इशारा करता है? दूसरा सवाल, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के बाद इस हमले के क्या मायने हैं? तीसरा सवाल, क्या पाकिस्तान सरकार आईएसआई और आतंकी तंजीमों को कंट्रोल करने में नाकाम है? चौथा सवाल, क्या आतंकियों के पारंपरिक एंट्री रूट को तोड़ा जा सकता है? और पांचवा सवाल, क्या सीमावर्ती राज्यों की पुलिस के साथ केंद्रीय एजेंसियों के तालमेल में कहीं कमी है? तो इन सवालों के जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, हम उन मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। हरचरण सिंह बैस साहब महासचिव हैं श्रोमणी अकाली दल के, हमारे साथ मौजूद हैं। बैस साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। हमारे साथ रणदीप सिंह जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। रणदीप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्टूडियो में मेरे साथ सुखविंदर पाल सिंह ग्रेवाल साहब बीजेपी नेता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रेवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। एच एस फूलका साहब आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद हैं। फूलका साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजेंद्र कुमार साहब पूर्व विशेष निदेशक हैं आईबी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेंद्र कुमार जी। और राजन गोसाई मेरे सहयोगी हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार जानकारी दे रहे थे। राजन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले जिस तरीके से पूरी तस्वीर सामने आई है, ग्रेवाल साहब, पंजाब में 6 महीने में दूसरा आतंकी हमला क्या इशारा करता है? देखो, पहले तो मैं जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं जी, उनको नमन करता हूं और उनके परिवारों के साथ एक दुख की घड़ी में शरीक होता हूं। और दूसरा, हमें अपनी सेना पर और पंजाब पुलिस पर फख्र है। और पीछे जो हमला हुआ था दीनानगर में, और अब ये पठानकोट जो हमला हुआ है एयरबेस पे जी, और इसमें सारी बात ये है भी नेशनल हाईवे 44 और एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये सड़क है जो कश्मीर से लेकर के
भारत तक पूरी कवर करती है और उस पर ये दूसरा हमला हुआ है, उस पर जहां सेना वहां पर से अपना मोबिलाइजेशन करती है, वहीं अमरनाथ यात्रा के लोग जाते हैं। और ये दीनानगर में जो हमला हुआ था और उसके मुकाबले में ये एयरबेस पर जो हमला हुआ है, उसमें यही अंतर है। अभी वो उस समय आतंकवादी पुलिस स्टेशन में घुसे, इस बार उन्होंने एयरबेस को अपना निशाना बनाया। लेकिन बहादुर सैनिकों पर, अपनी सरकार पर, अपने लोगों पर इतना मेरे को गर्व है भी इन्होंने थोड़े समय में ही उनको मार गिराया और सारा देश एक मुठ एकजुट होकर के, ठीक है, और सब अपने सैनिकों के साथ, अपने देश के साथ खड़ा हुआ। और बैस साहब, आप पंजाब सरकार में बड़े ओहदे पर हैं, मुख्यमंत्री के आप सलाहकार हैं, आप श्रोमणी अकाली दल के महासचिव हैं। ये जो हमला हुआ है पंजाब के ऊपर 6 महीने में दूसरा आतंकी हमला, और एक खास इलाके में जो सरहदी इलाका है, इससे किस तरीके से समझा जाए, क्या इशारा करता है आतंकी हमला? देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैं करना चाहता हूं वो ये है जो ग्रेवाल साहब ने की है जी, कि इस ऑपरेशन में जो लोग हमारे सैनिक, बहादुर सैनिक शहीद हुए हैं, उनके परिवारों के साथ संवेदना, और जो हमारे बहादुर सैनिकों ने और हमारी पुलिस ने और हमारी एयरफोर्स ने जो वहाँ कमेंडेबल परफॉर्मेंस दी है, उसके लिए मैं उनके ऊपर गर्व और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर पूरा देश, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये हो वो हो जी, सभी के सभी एक हैं। और ऐसे वक्त पूरा देश अगर एक मैसेज देता है, मैं एक बात शुरू में कहना चाहता हूं ताकि बाद में खराब ना हो जाए, कि 1971 में बांग्लादेश का जो वॉर हुआ था, तो मुझे वाजपेयी साहब का एक वो बयान याद है जब उन्होंने कहा था कि इस वक्त देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो है हिंदुस्तान, और देश में एक ही नेता है, वो है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ये स्पिरिट जो है ये इस वक्त भी देखने को आई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश इस बात पर कोई भी सियासत नहीं करेगा। और जब तक यहाँ तक आपके सवालों का है, तो सीधी सी बात है, जैसे ग्रेवाल साहब ने भी कहा है कि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। इसमें बड़ी क्रूशियल बात यह है कि दोनों हमले जो हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर हुए हैं। पहले पुलिस के ऊपर हुआ है, अब ये एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर हुआ। तो इसका मतलब एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आम जनता को टारगेट करने के बजाय हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको डिमोरलाइज करने की, जो उनको इससे ये भी इशारा मिलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई बड़ी प्लान बना रहे हैं जिससे पहले वो ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं कि जिससे कोई खलबली पैदा हो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत गंभीरता से ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेज होता है। राजेंद्र कुमार साहब, इससे पहले बाकी पार्टियों से प्रतिक्रिया लूं, ये जो स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, टेररिस्ट स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, पहले पुलिस स्टेशन को अपना अटैक का निशाना बनाते हैं, उसके बाद जिस तरीके से आर्म फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, एक उन्होंने अलग तरीके से, क्या माना जाए इस स्ट्रेटेजी को? देखिए, इस स्ट्रेटेजी का जो मतलब है ये कि आर्म फोर्सेस को, चाहे वो पुलिस है या आर्मी है, उनको अटैक करने का, टारगेट करने का मतलब ये है कि दे आर चैलेंजिंग इंडिया। अब मैं आपको 2-3 चीजें छोटी छोटी बता दूं। जैश-ए मोहम्मद जो है वो बहुत ही आईएसआई की क्लोज हुआ है। इनफैक्ट जैश-ए मोहम्मद इज मच मोर सरोगेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईएसआई देन एलईटी। और इसमें बड़ी सिलेक्शन जो है ज्यादातर जो है आईएसआई के लोग ही करते हैं, जितने भी इनके कार्डर्स हैं। तो ये हुआ है, अटैक हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक है। और दूसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिसका मुझे बार बार मैं परेशान हूँ उस वजह से, कि ये अटैक अब जो थिएटर जो बदल रहा है, पंजाब में आ रहा है, पंजाब का और जम्मू का जो बॉर्डर है उस पर आ रहा है। इसका मतलब ये लोग जो है कठुआ और गुरदासपुर सेक्टर में से कहीं एंट्री की है। मुझे तो अब पूरा नहीं मालूम है कि कहां से एंट्री की है, बट लगता ही है कठुआ और गुजरातपुर सेक्टर से एंट्री की है। अब ये तो है कि 31 तारीख को सलिंदर सिंह एसपी गुरदासपुर की अबडक्शन हुई थी, मगर मुझे ये लगता है कि उससे पहले इनकी एंट्री हुई है। और इनकी एंट्री जो करवाई जा रही है उस सेक्टर में, इसका मतलब ये है कि देयर आर सम पीपल सिटिंग ऑन द बॉर्डर हु आर facilitating their entry. So why we are not able to control them? Why we are not able to track them? In the last
जब हमारा पिछला आपका दीनानगर का हमला हुआ तो उस टाइम पे मैंने यही बोला था कि पंजाब पुलिस को और बीएसएफ को और अपनी जो बाकी एजेंसीज है उनको वहां पे ढूंढना चाहिए। जो मैं आपको सही बता दूं कि मेरा जो पक्का मेरा विश्वास है, पंजाब में मैंने इतने साल काम किया है कि ये जो है कोई ड्रग स्मगलर्स जो है उनके साथ जो मिलके जो है ये उन्होंने फैसिलिटेट करवाया। कहीं ना कहीं उस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल ये चीज हो सकती है। रणदीप सिंह जी, हमारे प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले एक सरप्राइज विजिट करते हैं, नवाज शरीफ से जाकर मिलते हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि हम इस रीजन में शांति चाहते हैं। क्या माना जाए, ये जो आतंकी हमले होते हैं, जब भी शांति वार्ता की बात होती है उसके बाद एकदम से आतंकी हमला, प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के बाद खास करके जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, कांग्रेस किस तरीके से देख रही है इस चीज को? पहली बात तो सर मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने जी पर मुझे बुलाया इस आतंकी हमले के तहत, क्योंकि हमारा परिवार भी इससे दुख पीड़ित है। दूसरी बात, उनको श्रद्धा के पुल भेंट करता हूं जिन्होंने हमारी देश के लिए कुर्बानी दी है और पंजाब की अमन शांति भंग नहीं होने दिए जी। और उन जवानों को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को जिन्होंने काम करके आतंकवादी को मार डाला है। लेकिन मेरे से पहले बेंच साहब जिक्र कर रहे थे कि इसका सियासी रंगत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इससे सहमत हूं। लेकिन हैरानगी, मेरे से पहले जो स्पीकर साहब बोल रहे थे उन्होंने जिक्र किया है कि सलविंदर सिंह एसपी को अगवा किया गया कुछ देर पहले। इसका मतलब हमारे देश में आईबी की तरफ से रेड अलर्ट साउंड हुआ है, लेकिन हमारी स्टेट की गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही थी, और ये जानते हुए कि 6 महीने पहले दीनानगर में ऐसा वारदात हुआ है, आतंकी हमारे देश में घुसपैठ हुई है, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, इससे उनको मैं समझता हूं शय मिलती है, उत्साह मिलता है, और इसीलिए आतंकी हमले हमारे पंजाब में बढ़ रहे हैं। और लेकिन इसमें कमी हमारी पंजाब सरकार की भी, क्योंकि सुरक्षा हमारे बॉर्डरों पर बढ़ाने का जरूरत थी। एक एसपी के पास कम से कम 5 या 6 कमांडो या पुलिस के कर्मचारी होते हैं। अगर एसपी को अगवा किया जा सकता है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या साधारण इंसान क्या कर सकेगा, वो कैसे सुरक्षित है ऐसे सूबे में या ऐसे स्टेट में जिसमें हमारी एजेंसियां सो रही हों जी। ये एक बड़ा सवाल है। तो इसलिए मैं विनती कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर का जाना ये टाइमिंग गलत था। ठीक है फुल्का साहब, ये जो पूरी परिस्थिति जो सामने आती है, दोनों पीएम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, दोनों बात करते हैं कि हम शांति लेकर आए इस एरिया में, लेकिन उस मुलाकात के कुछ ही वक्त के बाद ये बड़ा आतंकी हमला साल की शुरुआत में होता है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी इस चीज को देखती है? देखिए 3 बातें। सबसे पहले तो मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और तारीफ करता हूं जिन जवानों ने इतना हौसला करके इस आतंकियों को मार कराया। और दूसरी बात, मैं और मेरी पार्टी टेरर अटैक के बिल्कुल खिलाफ है, टेररिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट हैं और गवर्नमेंट के साथ पूरा साथ देने के लिए खड़े हैं एज फार एज द टेरर अटैक इज कंसर्न। मगर ये जो बात आपने कही, ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिसी होती है, ये एक तरह से अचानक नहीं की जाती। ये इसमें ना एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक लगातार एक प्लानिंग के तहत होती है ये। और सारी दुनिया में आज तक ये मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि कोई प्रधानमंत्री जाते जाते रास्ते में रुक गया, जी मैं इसके यहाँ हो जाऊं। जबकि हमने जो एनएसए की टॉक्स थी वो तो हमने कहा पाकिस्तान में नहीं करेंगे, होम मिनिस्टर को कहा पाकिस्तान जाने देंगे, क्रिकेट टीम को कहा पाकिस्तान में जाने देंगे, और यहां से ये तो हो गया कि जी आप जलंधर से दिल्ली आ रहे हो, चलो रास्ते में रास्ते हो लुधियाना भी किसी एक दोस्त को मिल जाए। मतलब कि इस तरह की एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब क्या हम कन्वे क्या करना चाहते हैं? क्या सिर्फ ये मीडिया की सुर्खियों के लिए करना चाहते हैं? क्या हम कन्वे क्या करना चाहते हैं? बल्कि ये पॉलिसी अगर ये एक कंसिस्टेंसी के तहत हो रहा है, बैन साहब ने कहा सारी पार्टियों के साथ होना चाहिए, बिल्कुल सारी पार्टियों को साथ लेके चलो तो पार्टियां साथ होंगी, साथ देंगी। वाजपेयी जी ने जो कहा था उस टाइम, वो पूरा ऑपोजिशन को
कॉन्फिडेंस पे लेके किया गया था, बल्कि जो देश की अपोजिशन है एक डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण पार्ट है। इतने बड़े मामले में वो भी एक देश जिसके साथ आपकी दो लड़ाइयां हो चुकी हैं, अब इतनी ज्यादा टेंशन चल रही है, ऐसे देश के मामले में क्या आप अपोजिशन को भी उस तरह से दुश्मन समझते हैं? क्या आप कंसल्ट नहीं करोगे? अपने लीडर्स को कंसल्ट नहीं करोगे? और इस तरह से अचानक करके ये इस तरह की दुनिया में तो आज तक हुआ नहीं, ये किस वजह से कर रहे हैं हमें तो ये समझ नहीं आती। ये समझ नहीं आता। ठीक है ग्रेवाल साहब, ये जो जेस्चर ऑफ गुडविल दिखाया जाता है, हमारे पीएम जाते हैं, सडन विजिट करते हैं, मिलते हैं, लेकिन वहां की अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, क्या माना जाए कि पाकिस्तान सरकार जो है आईएसआई और आतंकी तंजीम जितनी भी हैं जो वहां सरगर्म है, जो वहां ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं, सरेआम हिंदुस्तान के खिलाफ आग उगलती है, जहर उगलती हैं, क्या पाकिस्तान सरकार का उन पर कंट्रोल नहीं है जिस पाकिस्तान सरकार से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, मैं एक बात स्पष्ट करूंगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाए, उसके बारे में हम सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं और अधिकार है हमारे लोगों को और बात कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का लीडिंग न्यूज़पेपर है डॉन। जब सरकार बदली, श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसमें पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल रेंजर्स का बयान छपा भी जब से ये सरकार बनी है और ये लोग, हिंदुस्तान के लोग और प्लस इनकी सेना ये एग्रेसिव हो रही है और उनमें हड़कंप था। और हम उस चीज को भी ध्यान दे भी जिस दिन से सरकार बनी है पाकिस्तान भय खाता है और उसमें स्ट्रेटजी भी होती है। अगर प्रधानमंत्री जी गए, वो भी देश के लिए गए, अगर प्रधानमंत्री जी ने उनको ललकारा और वो भी देश के लिए ही किया भी वहां से एक गोली चलती है तो उसका सैकड़े गोलियों में जवाब दो। और जहां पर देश का सवाल है और सीमा का सवाल है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपसी संबंधों का सवाल है, वो तो सरकार भी, देश के लोग भी और सब सारे जो लोग हैं वो एक आवाज हो तो उससे आपने मेरे सवाल का सरकार मेरा सवाल अलग सरकार की मेरा सवाल अलग है। ठीक है बैं साहब, मैं आपसे चाहूंगा आप अगर इस सवाल का जवाब दे तो, जो पाकिस्तान सरकार है जिससे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम गुडविल का जेस्चर दिखाते हैं, क्या उस पाकिस्तान सरकार का अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई और जो आतंकी तंजीम जो वहां पर काम कर रही हैं, लगातार भारत के खिलाफ ये चीजें तैयार कर रही हैं, उन्हें ट्रेन करके भेज रही हैं, क्या उस पाकिस्तान सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नजर आता है? गगन जी, मेरे ख्याल में जो आप सवाल कर रहे हैं ये सबसे अहम सवाल ही है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही कोई ऐसा पीस इनिशिएटिव भारत की तरफ से होता है, जैसे वाजपेयी साहब पहले लाहौर गए थे बस में, तो उसके बाद करगिल हमें देखने को मिला, अब फिर गए हैं तो अब ये देखने को मिला, और ऐसे और बातें भी है। जब ये ऐसे होता है तो होता क्या है, एक पैटर्न है कि उनकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो जो उसकी टेरर प्लस सिक्योरिटी एजेंसीज में आपसी एक अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट एक साइड पे हो जाती है और ये जो टेरर और सिक्योरिटी एजेंसी है जो दूसरी तरफ हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि एक डाइकोटमी है। ये जानबूझकर डाइकोटमी रखी जाती है या उनमें नेचुरल है, ये तो एक राय हो सकती है किसी की भी, लेकिन इतना जरूर है कि देखने में ये लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी आवाज नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाई कर पाए। तो रिलाई नहीं कर पाते तो इसलिए ये होता है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो नवाज शरीफ की हो, इवन मुशर्रफ साहब की भी हो, तो दूसरे जो आईएसआई है, आईएसआई का तो सीधा सीधा अमेरिका का और दूसरी कंट्रीज ने बिल्कुल साफ साफ एविडेंस दिया है कि ये एक्चुअली इट्स ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन यूनिफॉर्म, यानी कि एक यूनिफॉर्म पहने हुए एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके साथ वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। लेकिन हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिस एनिमी से हम डील कर रहे हैं वो क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो उसमें ये हमें मानकर ही चलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता कि हम पीस इनिशिएटिव करें ना, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं तो सारी दुनिया को हमने ये साफ साफ तर दिखाना भी होता है कि हम तो पीस चाहते हैं। अगर ये नहीं चाहते तो हम सक्षम है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन पीस इनिशिएटिव चाहे वो इंदिरा गांधी जी करें,
चाहे वो वाजपेयी साहब करें, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी करें, वो तो उसको तो वेलकम ठीक है, वो कहीं ना कहीं करने की जरूरत है, लेकिन किससे कर रहे हैं हम उसकी भी कंडीशन एक कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी और उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। बातचीत हम लगातार जारी रखेंगे और राजेंद्र कुमार साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा ब्रेक के बाद जो हम वापस आएंगे, ये जो टेररिस्ट का एंट्री रूट है, जो ट्रेडिशनल रूट जिसे हम कह देते हैं, क्या इस ट्रेडिशनल रूट को हम तोड़ने में कहीं ना कहीं अब तक नाकाम रहे हैं? कहां हमारी कमजोरी नजर आती है, जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में चर्चा जारी है और पठानकोट में आज जो कुछ हुआ है उस पर चर्चा लगातार करेंगे। राजन, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इस वक्त क्या गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से क्या माना जाए कि कितनी देर में जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था, कितनी देर और लगेगी उसे अभी मुकम्मल होने में? जी गगन, मुठभेड़ जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। 5 आतंकी जो है वो ढेर कर दिए गए और आर्मी जो है, भारतीय सेना, एयरफोर्स और पंजाब पुलिस के अलावा केंद्रीय सीआरपीएफ की जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर सर्च अभियान चला रहे हैं एयरबेस के अंदर। और इसी बीच अभी सूचना मिली है कि एसएसपी ऑफिस में जो पुलिस अधिकारी हैं उनका वहाँ पर जमा होने शुरू हो गए, वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कुछ देर में वो प्रेस ब्रीफिंग भी जो है वो दे सकते हैं। हालांकि अभी तक जो भी जानकारियां मिल रही हैं वो यही मिल रही हैं कि हाई कमांड जो है, चाहे केंद्र में है या चंडीगढ़ में बैठा है, वहीं से जो जानकारी मिल रही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एसएसपी अमृतसर, एसएसपी पठानकोट के ऑफिस में जो पुलिस अधिकारी हैं या आर्मी के जो वरिष्ठ अधिकारी या स्पोक्स पर्सन है वो कोई जानकारी दे। फिलहाल जो है तलाशी अभियान, जो सर्च अभियान है वो अभी एयरबेस पे चल रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए जो है ऊपर से भी जो वो जांच की जा रही है। ठीक है, तो कुल मिला के अभी यही सामने आ रहा है कि ऑपरेशन तो खत्म हो चुका है। ठीक है राजन, बिल्कुल अभी ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और कुछ देर में प्रेस ब्रीफिंग की जा सकती है आर्मी की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी। रणदीप सिंह जी, एक सवाल जो हम पिछले सेक्शन में भी हम उस पर चर्चा कर रहे थे, हम किस सरकार से फिर बात करें जब पाकिस्तान की बात आती है? क्या उस सरकार से बात की जाए जिसके ऊपर आईएसआई का भी कहीं ना कहीं प्रेशर नजर आता है और जो कहीं ना कहीं आतंकी तंजीमें भी उसको लगातार निशाने पर लेती रहती हैं? या इसी सवाल को अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूं तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान सरकार, हम बात तो उससे कर रहे हैं लेकिन उसका कहीं कंट्रोल नहीं है अपने मुल्क की सिचुएशन पर? मैं इस बात से, ये बहुत बड़ा अच्छा और किंतु परंतु सवाल देश की सुरक्षा पर लगता है और पाकिस्तान की विशेष तौर पर सुरक्षा पर संबंधित है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो तो जो कारगुजारी कर रही है सारे देश में आप लोगों को मालूम है, क्योंकि दीनानगर में पहले हो। लेकिन अगर हम उंगली तब उनकी तरफ उठा सकते हैं अगर हमारा घर स्थिर है, हमारा घर सुरक्षित है। हमारा पार्लियामेंट अभी खत्म हुआ है, दीनानगर में कुछ समय पहले अटैक हुआ है। हमारी पार्टी का एक ही स्टैंड है कि आतंकवाद के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से रहा है अभियान और बेअंत सिंह ने पंजाब के एक ही मुख्यमंत्री जिन्होंने आतंक के तहत उसके खिलाफ लड़ाई लड़के शहादत तक दी है। हमने अमन शांति इस सूबे में बहाल की। इस पार्लियामेंट में कोई प्रोविजन नहीं किया गया, कोई हमारी सांसद मेंबरों से मांग नहीं की गई जहां की हमारा बॉर्डर बेल्ट सुरक्षित किया जाए। और ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब जो मुलाकात नवाज शरीफ से करके आए हैं उन्होंने कोई ऐसा किया। हमने खंडन जरूर किया जो हमारे आतंकी हमला हुआ और उसके हमने अफसोस का प्रगटावा भी किया और श्रद्धा के बलजीत सिंह ने शहादत दीनानगर में। आज इसके बावजूद सवाल आपने ये सवाल पूछा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बैठे हैं, क्या हमने आज तक केंद्र की सरकार से कोई मांग की है कि हमें सुरक्षा बॉर्डर करने के लिए कोई प्रबंध किया, पैसे राशि दी जाए जहां बॉर्डर के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए? फेंसिंग की जो बात की जाती है वो कितना हो, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। फुल्का साहब, बात हम कर नहीं सकते, सरकार कमजोर है पाकिस्तान के, कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी नजर आती है। बिना बात किए हम अपना कदम आगे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हम एक बड़े नेशन है। फिर आम आदमी पार्टी क्या सोचती है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी क्या रखे फिर हम? देखो, पहली बात तो सरकार से करनी है, जो भी है वहां डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार है उनसे करनी है। ये जो हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए, एक स्थिर पॉलिसी होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। हमें तो जे हमारी सरकार की ये पॉलिसी नहीं समझ आ रही। कुछ दिन पहले आप कहते हो जी क्रिकेट टीम नहीं वहां जा सकती, कुछ दिन आप पहले कहते हो जी वहां पे
जो फॉरेन मिनिस्टर नहीं जाएगा, NSA नहीं जाएगा, और एकदम सीधा प्रधानमंत्री आता है। बल्कि इस तरह की जो पॉलिसी, सरकार का राइट है पॉलिसी बनाने का, सरकार पॉलिसी बनाए, मगर इस तरह की जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है, उससे ये सारी दुनिया देखती है कि ये तो बड़े खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। बल्कि हम दुनिया में इंप्रेशन क्या दे रहे हैं, हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, सारी दुनिया को, वो वाली बात है, वो बहुत सीरियस बात है। ग्रेवाल साहब कंफ्यूज है हम लोग? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈਗਾ, ਔਰ देश वासियों ਨੂੰ भी इस चीज का, क्योंकि हर एक नागरिक सिपाही है, वो है सब कुछ ठीक है। लेकिन राजेंद्र कुमार साहब, ये जो ट्रेडिशनल रूट है, जिसकी बात कहीं ना कहीं, जिसकी तरफ इशारा ग्रेवाल साहब भी कर रहे हैं कि वो जो नदियां आती हैं, नाले आते हैं, जो ऐसी जगह है, क्या जो ट्रेडिशनल रूट है इसको कहीं ना कहीं हम ब्रेक कर सकते हैं? कोई ऐसी टेक्निक का कहीं ना कहीं सोचा जा सकता है? नहीं, टेक्निक्स है और तो ब्रेक करा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करा जा सकता। बट ये है कि अभी तक इतना कुछ नहीं हुआ था। मगर जब दीनानगर की आतंकी घटना हो गई थी, दीनानगर में पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ था, उसके बाद हमें जो था, हम सबको जो था उस पर एक पर्टिकुलर फोकस करना चाहिए था। एक तो सबसे बड़ी बात मुझे समझ नहीं आई कि अभी तक वो जो है उसमें जो दीनानगर में जिन लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया था उनके बारे में अभी तक तफ्तीश क्या हुई है, वो तफ्तीश पता करनी पड़ेगी। मैं एक बात यहाँ पे जो आप फुल्का साहब और ये ग्रेवाल साहब कर रहे थे, उससे थोड़ा सा मैं अलग होकर एक बात करना हूँ। आप इस आतंकी हमले को प्राइम मिनिस्टर की लाहौर विजिट से मत जोड़िए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एज एन एक्सपर्ट मेरे को यह पता है कि ऐसा ऑपरेशन जो चलाया जाता है उसमें कोई वो उसके बाद उसके लिए नहीं चलाया गया कि अब ये हो गया। इस ऑपरेशन में कम से कम 1 महीना कम से कम लगा होगा। ये है ISI स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन, मगर इसमें 1 महीना लगा होगा। जब तक इंडक्शन उन्होंने कर दी होगी, शुरू कर दिया होगा, वो उससे पहले कर दिया है जब प्राइम मिनिस्टर लाहौर गए थे मिलने। अब बाकी ये सवाल अलग है कि प्राइम मिनिस्टर लाहौर क्यों गए, जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा जब तक आप नहीं पूछेंगे। जी जी जी। मैं गगन जी एक बात थोड़ी सी बताऊं। ये देखिए, पहले ये जो सिंह साहब ने बहुत बढ़िया कहा कि ये पहले ऑलरेडी सेंसिटिव एरिया है, पहले वहां पे घटना हो चुकी है, हम वहां पे हमें बहुत ज्यादा वहां पे उससे अलर्ट रहना चाहिए। अब ये उन्होंने आके 31 दिसंबर रात को 9 बजे एकाग्र सिंह की टैक्सी ली, एकाग्र सिंह को ले गए, जाके 10:30 बजे उन्होंने तकरीबन एकाग्र सिंह को मार के गोली मारी, गला काटा उसका, और जाके टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। 11 बजे उन्होंने ये शलविंदर सिंह का अपहरण कर लिया, अब SP का अपहरण किया। 2 बजे उन्होंने उसको फेंक दिया बाहर। अब 2 बजे 31 दिसंबर को SP को उन्होंने गाड़ी से बाहर फेंक दिया। उसके 25 घंटे बाद 3 बजे अगले दिन रात को जाके अटैक होता है। ये 25 घंटे में, अब कुछ मीडिया रिपोर्ट मैंने पढ़ी, उसमें लिखा है कि जब उन्हें सलविंदर सिंह जाके कहा जी मुझे टेररिस्टों ने किडनैप कर लिया था, तो किसी ने बिलीव ही नहीं किया। अगर वो सही है, मीडिया रिपोर्ट है, अगर वो सही है तो बहुत सीरियस बात है। SP कह रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी टेररिस्ट आए हुए हैं। 25 घंटे क्या हमने किया, 25 घंटे में हमने क्या किया, वो भी ऐसे सेंसिटिव एरिया में, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक सवाल यहीं से, जो आखिरी सवाल है हमारा, वो यहीं से निकलता है। राजेंद्र कुमार साहब, जो स्टेट पुलिस है, खास करके जो बॉर्डर एरिया में जो स्टेट है उनकी जो पुलिस है और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, क्या दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, लूप होल कहीं नजर आता है?
नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। स्टेट पुलिस जो है, पंजाब की पुलिस बहुत बढ़िया थी, और पंजाब की पुलिस ने, मैं आज भी आपको बार बार कहना चाहता हूँ, पंजाब में मैं 6 साल रहा हूँ, मैंने बहुत आतंकवाद का बहुत बड़ा फेज देखा है। पंजाब पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया, और पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज की बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन रही है। इनफैक्ट आप पंजाब पुलिस और आंध्रा पुलिस आर टू पुलिस फोर्सेस विच आर consider as the real allies of the central police force, central intelligence agencies। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है, मगर कुछ चीजें जो हैं जिन पे एकदम ध्यान देना चाहिए, शायद उसमें जो है थोड़ा ढील बढ़ती गई है। उसमें लोकल पुलिस अफसरों ने कुछ शायद हो सकता है, लोकल बीएसएफ फोर्स ने थोड़ी ढील बढ़ती है। थोड़ा सा जो है कि उन लोगों को उस टाइम पे उस पे अलर्ट हो जाना चाहिए था, कहां से आए, क्या करा है। ठीक है बैस साहब, ये जो दीनानगर अटैक के बाद जो क्वेश्चन नरेंद्र कुमार साहब ने भी कहीं ना कहीं उठाया है, जो उस एरिया में जिस तरीके की एक्टिविटी होनी चाहिए थी, क्या स्टेट पुलिस वो कहीं ना कहीं करने में कहीं लूप होल रहा, कहीं कमी रही, जिससे ये जो स्लीपर सेल जिसकी सबसे अहम बात आती है, जिसे फॉलो नहीं किया गया? हालांकि सेंट्रल एजेंसीज का काम है, बट स्टेट पुलिस का भी एक अहम रोल होता है इस पूरी सिचुएशन में। क्या उस जगह में स्टेट पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को उस तरीके से निभाया है जैसा होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये एक वाइडर क्वेश्चन है जिसको बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है कि ये जो सरप्राइज एलिमेंट होता है, सरप्राइज एलिमेंट हमेशा ही टेररिस्ट के पास होता है जी। और ये आप देख ही रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, अब अमेरिका जैसा एडवांस कंट्री है, वहाँ 5-6 एयरपोर्ट उसको रीच करके आगे और वहां से हवाई जहाज उड़ा के ले जाते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ टेररिस्ट के पास सरप्राइज एलिमेंट होता है। इसको हम इंटेलिजेंस फेलियर या अपनी एजेंसीज की फेलियर ऐसे नहीं मानते, हम इसको ऐसे फिर उसका रिस्पांस क्या आता है, उसका रिस्पांस जो अमेरिका ने वहां दिया और हमने यहाँ दिया, यही होना चाहिए। यहाँ कोऑर्डिनेशन की बात है, ये तो बिल्कुल सही बात मुझसे पहले जो मेरे कार्यो बोल रहे थे कलीग कि जितनी कोऑर्डिनेशन पंजाब पुलिस में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज में है, ये तो एक अपने आप में देश में एक रोल मॉडल है, क्योंकि हम बिकॉज इनपुट्स हमें बॉर्डर से डेली डील करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि आज हमला हुआ है और कल को कुछ नहीं होगा, हमें तो रोज ये देखना पड़ता है, और कभी 6 महीने के बाद नहीं तो ये तो दूसरे दिन भी हो सकता है। लेकिन ये हमारी मुस्तैदी ही होती है, जिसकी वजह से 2 चीजें होती हैं, एक तो हम इनको मिनिमाइज कर पाते हैं, दूसरा हम इनको रिस्पांस दे पाते हैं। रही बात कि कहाँ खामी रह गई, ये वहां रह गई, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी यहाँ बोल रहे हैं, ये हमारा दुश्मन कंट्री भी सुन रहा है जी। तो इसलिए ये ऐसी जो बातें होती हैं, कहाँ क्या किया हमने, स्ट्रेटजी क्या थी, ऑपरेशनल कहाँ कुछ था, ये बातें हाई लेवल पर अंदर बैठ के होती हैं, तो उसके बारे में मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमारा देश का, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है, पंजाब पुलिस है, इसका रिस्पांस नॉट ओनली ब्रेव है, ब्रेव तो है ही, लेकिन प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है। ठीक है रणदीप सिंह जी, ये जो पूरी कंडीशन, जो सिचुएशन निकल कर सामने आती है, क्या दो चीजें हैं? क्या हम खुद को ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहे हैं, या हम अपने दुश्मन को बहुत कमजोर समझकर कार्रवाई कर रहे हैं? पहले तो मैं समझता हूं जी कि जो ये मेरे से पहले जिन्होंने बताया है कि हमारी सुरक्षा के कुछ ना कुछ प्रबंध में कमी रही है, इसमें कोई 2 राय नहीं कि हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, हमारी फोर्सेस ने अच्छा काम किया। उन्होंने ये कांग्रेस के समय में उस टाइम के शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह स्वेट फोर्स जिन्होंने दीनानगर में सारा संभाल के अपने जिम्मे पर लिया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आज जो स्थिति बनी है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर हमारे सलविंदर सिंह एसपी को, जिसके साथ 6 या 5 या 6 पुलिस फोर्स वाले थे, उसको अगवा किया जा सकता है, तो हमारी कहीं ना कहीं लैप्स रही है, जहां ये जानते हुए 25 घंटे के बाद, जैसे फुलका साहब ने भी जिक्र किया कि 25 घंटे में कोई प्रबंध नहीं किए गए या सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई, बताई गई, जो हमारे बॉर्डर पर फोर्सेस हैं, कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसके कारण नुकसान बेकसूर जाने गई है। ठीक है राजेंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप इसमें? सिर्फ मैं इतने कहना चाह रहा था कि जहां तक सलविंदर सिंह का सवाल है, सलविंदर सिंह वो प्राइवेट विजिट पे था, प्राइवेट गाड़ी में था, प्राइवेट लोगों के साथ था, उसके साथ गार्ड नहीं थी, और शायद गार्ड होती तो वो उसको छोड़ते भी ना, इनफैक्ट उसको वो होस्टेज बना के उसको यूज करते टारगेट। 1-2 मीडिया में रिपोर्ट में मैंने देखा 2 लोग थे साथ गार्ड पे, 1-2 मीडिया रिपोर्ट में आया, अब पता नहीं क्या, मगर ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि वो प्राइवेट विजिट थी। ये जो सिंह साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही है
कि जो स्लीपर सेल हैं, जो ज्यादातर ड्रग्स प्राइवेट विजिट हो, ये ड्रग स्मगलर्स को यूज करते हैं ये टेररिस्ट अटैक के लिए। ये इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए कि इन यहाँ इस एरिया में ड्रग स्मगलर्स को कंट्रोल करना चाहिए और उनको प्रोटेक्शन देने की बजाय चाहे जिस मर्जी के साथ उनका लिंक हो, वो कम से कम इस सेंसिटिव एरिया में तो उनको खत्म कर दो, बाकी तो कहीं करना है या नहीं करना। राजन, जिस एरिया में आप खड़े हैं उस एरिया में अगर हम ड्रग स्मगलिंग की बात करें, क्योंकि ये लगातार ये बात सामने आ रही है कि ड्रग स्मगलिंग जो है वो एक ट्रैक बन रहा है इन चीजों के लिए, ड्रग स्मगलर जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं ऐसे अटैक्स में। किस तरीके की सिचुएशन है इस एरिया को लेकर अगर देखा जाए तो? जी बिल्कुल गगन, पूरा सिर्फ पठानकोट नहीं, पठानकोट से लेके अबोहर तक फिरोजपुर सेक्टर जो है, यहाँ पर ड्रग स्मगलिंग जो है पाकिस्तान की ओर से एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अभी कोहरा जो है वो पड़ने शुरू हो गया, तो कोहरे के दिनों में भी फेंसिंग के उधर से जो है स्मगलिंग की बहुत बड़ी खेप जो है वो भेजी जाती है, और हालांकि BSF के जवान जो हैं उसे पकड़ लेते हैं, काबू कर लेते हैं, बरामद करते हैं और आरोपियों को भी पकड़ते हैं। लेकिन ये जो सूत्रों की जो अगर बात माने, हाई लेवल सूत्रों की माने, तो ड्रग्स के स्मगलिंग के बाद जो पैसा कमाया जाता है उसे आतंकवादियों को हथियार खरीदने के लिए और उन्हें फैसिलिटेशन के लिए उनके यूज किया जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या जो है अभी फिलहाल ड्रग्स की है। ड्रग्स की अगर जो सप्लाई लाइन है उसे बंद कर दिया जाए, उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, तो फंडिंग जो है, फंडिंग टेररिस्टों को जो फंडिंग हो रही है उसका एक बहुत फंडिंग पे अपने आप में होगा। लेकिन ग्रेवाल साहब, जो पेडलर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं वो भी, उन पर भी कहीं ना कहीं अब एक कंट्रोल रखना चाहिए, कम से कम इस बॉर्डर एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ केंद्र सरकार पूरी तरह से चिंतित है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ड्रग्स के बारे में बोला था, अपनी चिंता जाहिर की थी, और स्टेट गवर्नमेंट भी उस पर लगी हुई है। लेकिन जितना काम हमारा होना चाहिए था, अब भी जब ऐसे इंस्टांस होते हैं तो वहाँ पर थोड़ी कमी नजर आती है, और यही होगा भी यहाँ केंद्र, वहाँ पर हमारी पंजाब सरकार इस पर और सख्ती बरते, ताकि यहाँ नौजवानों का नुकसान हुआ है, वहाँ से ये लोग जो स्मगलर हैं ये और भी बड़ा नुकसान देश का कर रहे हैं, ऐसे आतंकवादी संगठनों को, और उनके लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। उनको फॉलो करना होगा कहीं ना कहीं, वो एक्शन दोनों को मिलकर करना होगा, स्टेट को भी और सेंटर को भी मिलकर सख्ती से इनसे निपटना चाहिए। राजेंद्र कुमार साहब, आखिरी सवाल, आखिरी प्रतिक्रिया, इससे आगे अब क्या नजर आता है? किस तरीके से अब स्ट्रेटेजी में कहाँ चेंज करना होगा, किस तरीके से एक्शन लेना होगा, और जहाँ पर टॉक्स की बात है वहाँ किस तरीके से करना होगा, संक्षेप में? देखिए, सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी की बात जो है, स्ट्रेटेजी में तो ये है कि हमें जो है अपना लैंड बॉर्डर, ये सारे का सारा जो है, कुछ तो फेंस है, फेंस वाले को भी, उसको भी थोड़ा सा टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ, ताकि बॉर्डर क्रॉसिंग का एक साथ पता लगे। और जहाँ पे वीक पॉइंट है, जैसे इन्होंने कहा कि जो नदियाँ हैं, नदियों में पानी से आ जाता है, वहाँ पे भी जो है उन एरिया में थोड़ा बैक करके, पीछे करके हमें अपने सेंसिटिव इक्विपमेंट लगाना चाहिए और कुछ डिप्लॉयमेंट बढ़ा के करना चाहिए। क्योंकि और मैं ये बता दूं कि ये जो अगले जो 2-3 महीने हैं ये बहुत खतरनाक है, इसमें और भी कुछ हो सकता है इन 3-4 महीनों में, क्योंकि कोहरा पड़ेगा, बॉर्डर पे निगरानी थोड़ी वो हो सकती है, तो इसमें तो बिल्कुल हमें जोर लगा के करना पड़ेगा कि ये ना हो। और तीसरी चीज जो है, मैं बैन साहब को बोलूंगा कि वो अपने CM साहब को बोले कि कल से ही अपने पुलिस को और बाकी दूसरी सेंट्रल एजेंसीज भी, BSF भी और सेंट्रल एजेंसीज भी, सारे के सारे कल से जो है लिस्ट बनाए सुबह सुबह, और सब के सब जो बॉर्डर पे जो ट्रांस बॉर्डर ऑपरेटर्स है उनको एकदम पूरा उनका जो है चेकिंग करें, और कहाँ थे, क्या थे, किसके पास कौन आया। बिल्कुल सही। मेरी ये रिक्वेस्ट है बेन साहब, सही है इनकी बात। तो और जीरो टॉलरेंस ड्रग्स पे, उस एरिया में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेके चलना चाहिए। जी बिल्कुल। बैन साहब, आपसे भी हमें उम्मीद यही है कि आप इन तमाम जो सजेशंस दिए गए हैं CM साहब तक आप पहुंचाएं, और गवर्नमेंट जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जो है पूरी तरीके से बना के, और इस एरिया को जिस तरीके से 6 महीने में दूसरी बड़ी वारदात थी, हालांकि नाकाम कर दिया गया है, लेकिन ये भी एक सच है कि हमने अपने जवानों को भी गंवाया है, हमारे जवान जख्मी भी हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रणदीप सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रेवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फुल्का साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र कुमार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट्स देने के लिए। मुद्दे की
की बात में आज हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरीके से हालात बने हैं, इस आतंकी हमले के मायने क्या है, ये हमने समझने की कोशिश की है। भविष्य क्या है, भविष्य में किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ये जानने की कोशिश की है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।